चल जी, जय हिंद। आगे आप एक रिलेशन याद रखना वेट का। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून कहने का क्या मतलब हुआ जी? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, इसका एक रेशियो होता है। इसका क्या होता है? रेशियो। वो होता है 1/6। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि चांद पे जो किसी वस्तु का वेट होगा वो अर्थ पे जो जितना वेट है उसका 1/6 पार्ट होगा। 1/6 पार्ट। मेरा वेट यदि यहाँ पर 60 न्यूटन है, बताओ तो अर्थ पे यदि मेरा वेट 60 न्यूटन है, हम चल गए चांद पर, मेरा वेट कितना हो जाएगा? जाहिर सी बात है 1/6 हिस्सा कर दो, कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। तो ये रिलेशन याद रखना, ये तुम्हारा न्यूमेरिकल्स में अरे काम आएगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड पे ये रहा। प्रश्न क्या है? प्रश्न वही है जिसका कुछ उत्तर होता है ना। तो प्रश्न क्या है? इफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, हल्ला करो तो उठा के बजा देंगे। इफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 60 kg, कौन kg? 60 kg, फाइंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। मतलब एक वस्तु है, कहाँ पर? तब उस समय उसका मास कितना है? 60 kg। कितना है? 60 kg। यही वस्तु चल गया कहाँ? चांद पे चल गया। कहाँ चल गया? चांद पे। अब उस वस्तु का मास कितना होगा? कौन बताएगा आंसर? 1 मिनट, रोनित बताओ। 10 न्यूटन। इसका आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन। ये है रोनित का आंसर। बताओ तुल। आंसर बताओ ना, पहले बात तो पूछते रहना है। 10 न्यूटन। मैं तुम्हारा भी आंसर 10 न्यूटन है। 6 किलो सर। है? 6 किलो। अच्छा, तुम्हारा आंसर है 6 kg। तो 6 kg अतुल का आंसर है। सर 10 केजी सर। मुकरो मत बात से। सर 10 केजी सर। देखो जी, फिलहाल यहाँ दोनों का आंसर रॉन्ग है। 10 किलो। दोनों का आंसर रॉन्ग है। दोनों का आंसर क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि तुम लोग ने कंसेप्ट को ध्यान से नहीं देखा। कंसेप्ट को ध्यान से देखो, जिक्र हो रहा है वेट का, दिया हुआ है मास। हम क्या बोले थे? मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मास एक कांस्टेंट टर्म है। मास क्या है? कांस्टेंट होता है। मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है। वो चाहे अर्थ पर रहे, चाहे मून पे रहे, चाहे सूर्य पे चल जाए, चाहे हमारे पॉकेट में आ जाए, उसका मास कितना रहेगा? 60 kg ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इट इज अ कांस्टेंट। अर्थ में यदि इसका मास 60 kg है तो चांद पे भी कितना होगा? 60 kg। समझ में आया? कुछ दिक्कत हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ पर इसको हटा के कुछ और कर दिया जाए, क्या किया जाए? कुछ और किया जाए। अब यहाँ लिख रहे हैं इफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 60 न्यूटन। क्या लिख रहे हैं?
60 न्यूटन। फाइंड द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 10 न्यूटन। हाँ, क्योंकि यहाँ वेट है तो सिंपल सी बात है, इसका 10 छठा हिस्सा कर दो, 6 हिस्सा कर दो, कितना आएगा? 10 न्यूटन, जो कि अभी करवाए थे। क्लियर है? क्या कोई दिक्कत है? No, sir. कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़े क्या? Yes, sir. अब देखो, इसी में हम थोड़ा सा चेंजेस ला रहे हैं। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 60 kg। क्या लिख रहे हैं? 60 kg। क्या लिख रहे हैं? 60 kg। फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। इफ, क्वेश्चन और थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, इफ जी बराबर, जी कहाँ का? अर्थ का। कहाँ का? अर्थ का। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेल मी द आंसर फर्स्ट। देखो जी, प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। कहाँ पर है? अर्थ पर है। कहाँ पर है? उस समय उसका क्या दिया हुआ है? मास। क्या दिया हुआ है? इसका मतलब हमारा गिवन क्या है? लिखते जाओ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ऑन अर्थ मतलब जब वो पृथ्वी पर है। कहाँ है? पृथ्वी पर है। उस समय उसका मास कितना दिया हुआ है? 60 kg। कितना दिया हुआ है? 60 kg। और हमसे पूछा क्या है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून। उसी ऑब्जेक्ट का वेट पूछा है, बट कहाँ? मून पर। कहाँ? मून पर। क्या होगा? अब एक चीज ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो। हमसे वेट पूछा है बट मास दिया हुआ है। यदि वेट दिया हुआ रहता तो उस वेट को 6 से डिवाइड कर देते, हमारा वेट निकल जाता कि मून पे कितना होने वाला है। लेकिन हमको तो मास दे है। अब बताओ क्या करेंगे? इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहले ये निकाल लें कि उस वस्तु का वेट कितना है, अर्थ पर वेट कितना है। पहले हम क्या निकाल लें? उस वस्तु का अर्थ पर वेट कितना है। अर्थ पर वेट यदि हमें पता चल गया, उसके बाद 6 से डिवाइड दे दो, क्या निकल जाएगा? अरे वेट निकल जाएगा। मून पर कितना वेट है वो निकल जाएगा। ठीक है, चलो जी, वी नो दैट। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? बोले क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ बराबर क्या होता है? क्या होता है? Then wait, why? उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, Mass by उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, और ये मास जिस प्लेनेट पर है उसका जी कितना है। फिलहाल ये अभी किस पर है? अर्थ पर है ना। हाँ, तो मतलब इसके अर्थ के जी से इंटू कर देंगे। अरे भूल गया, ये नहीं होता है फोर्स बराबर ma। फोर्स बराबर ma भूल गया? फोर्स ही ना वेट होता है, फोर्स ही ना वेट है जी। अरे वेट इज फोर्स, फोर्स इज वेट, वेट इज फोर्स, फोर्स इज वेट, चीजवा एक ही है। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ को हम F लिख दिए, मास को हम m लिख दिए, और g, अच्छा g को a ना लिख के हम ये भी तो लिख सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है? अरे एक्सेलरेशन है ना, है ड्यू टू ग्रेविटी हो गया ये एक्सेलरेशन, इसलिए g डाल दिए। अब हमको क्या निकालना है? f। क्या निकालना है? f। लेकिन ध्यान से थोड़ा समझो, हम यहाँ पर ही क्या कर रहे हैं? टर्म किसका यूज कर रहे हैं? वेट का। फोर्स का कर रहे हैं, तो हम क्यों ना फोर्स को W लिख दें, क्योंकि वेट को W से डिनोट किया जाता है। तो दिक्कत नहीं है, F लेके भी चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपना सुविधा अनुसार वेट माने हैं, इसलिए इसको W से डिनोट कर रहे हैं, हमारी मर्जी। तो W लिख दिए, कोई दिक्कत है?
मास, मास कितना है, कहाँ पर मास, अर्थ पर मास, तो अर्थ पर मास कितना है 60 kg, कितना है 60 kg। जी किसका जी, अर्थ का जी, तो अर्थ का जी कितना है 10, कितना है 10, मल्टीप्लाई करो 600, 600 क्या, 600 क्या kg by meter per second। कर सकते हो, डायरेक्ट लिखो ना यार न्यूटन, बले ना निकला जी, फोर्स से ना निकला, तो क्या हो जाएगा न्यूटन। अब 600 न्यूटन निकला कहाँ, अर्थ पर, कहाँ निकला अर्थ पर। अब नहीं निकल जाएगा कि मून पे कितना वेट होगा, आए इसका मतलब हम अब क्या निकाल देंगे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून बराबर क्या होता है जी, जितना अर्थ पर वेट है, जितना उसको 6 से डिवाइड दे दो, क्योंकि वहां रेशियो वही आएगा ना, फॉर्मूला ध्यान दो, डिवाइड दो कितना 100, तो मून पे उसका वेट हो जाएगा 100 न्यूटन, मून पे उसका वेट क्या हो जाएगा 100 न्यूटन। तो एग्जाम में मत कंफ्यूज आ जाना कि मास देल है वेट पूछा है, ओ माय गॉड कैसे करेंगे, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, मास को वेट में कन्वर्ट कर देंगे, और दिस इज द फॉर्मूला, हाउ कैन यू कन्वर्ट द वेट, हाउ कैन यू कन्वर्ट द मास इनटू वेट, इस फॉर्मूला का यूज करो और कन्वर्ट कर लो, क्या समझा। चलो चलो जी नेक्स्ट आते हैं। मास और वेट वाले को दिक्कत है, साउंड आ रहा जी, है मास और वेट वाला को दिक्कत है नहीं है, आगे बढ़ते हैं। प्रणोद एवं दाब, प्रणोद एवं दाब, अंग्रेजी में बोले तो थ्रस्ट एंड प्रेशर, थ्रस्ट एंड प्रेशर, थ्रस्ट एंड प्रेशर। चलो लिखने से बेटर है कि पहले समझ लो, ठीक ना। देखो ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा एक सरफेस है, क्या है, एक टेबल का सरफेस है। अब इस सरफेस पर एक फोर्स लग रहा है, इस तरह से एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस तरह से एक फोर्स लग रहा है। इससे बेटर है कि हम इससे समझाएं। ये तुम्हारा क्या है, पुस्तिका, अरे सरफेस है ना पुस्तिका का, सरफेस है, इस पर एक इस तरह से एक बल लग रहा है, इसको हम लोग कहेंगे इंक्लाइंड फोर्स या फिर जनरल फोर्स। क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे इसको इंक्लाइंड फोर्स, क्योंकि ये झुका हुआ है, ये क्या है झुका हुआ है। अब जब मान लो यदि एकदम इस तरह से फोर्स लगे परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एकदम बल लगे, क्या लगे 90 डिग्री पे यदि बल लगे इस तरह से, तो क्या कहेंगे, देखो बल दो तरीके से लगे, एक इस तरह से है और एक इस तरह से, तो हम परपेंडिकुलर पे जोर दे रहे हैं, किस पे जोर दे रहे हैं, परपेंडिकुलर पे। कहने का क्या मतलब हो गया, एक सरफेस है और इस पे एक बल लग रहा, और जो ये बल लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है, सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। हल्ला, सबको दरवाजा के बाहर फेंक देंगे, लैनवा टेढ़ा लग रहा है, ठीक है। और इस पर एकदम परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ये क्या है, ये सरफेस है, ये क्या है सरफेस यानी कि सतह, सरफेस यानी कि कुछों का सतह, टेबल का, बेंच का, पुस्तक का, फर्श का, फ्लोर का, कुछों का। और ये क्या है, फोर्स है, ये क्या है फोर्स, और प्लेन के बीच में डायरेक्शन क्या है 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग थ्रस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स को थ्रस्ट कहेंगे। तो थ्रस्ट का हमारा डिफिनेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द परपेंडिकुलर फोर्स, द
परपेंडिकुलर force फोर्स exerted on acting on a straight surface acting on the surface acting on the surface by making 90 of any object is known as क्या लिखेंगे थ्रस्ट इज नोन एज थ्रस्ट हिंदी में क्या लिखेंगे जिसको हिंदी में क्या लिखेंगे किसी सतह पर लगने वाला लंबवत बल किसी सतह पर लगने वाला लंबवत बल को प्रणोद कहा जाता है ठीक है किसी सतह पर लगने वाला लंबवत बल को क्या कहा जाता है प्रणोद कहा जाता है दिस इज योर फिगर अच्छा अब कोई बताएगा व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट जो पूछेंगे वही बताएगा ढेर कोई खोकेगा नहीं बताओ SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या होगा SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या होगा बस यार व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ थ्रस्ट क्या होगा तुम चीटिंग क्यों कर रहे हो अतुल थ्रस्ट का SI यूनिट क्या होगा रोनित बोलो रे न्यूटन नहीं होगा ना अरे क्यों नहीं होगा अरे थ्रस्ट बल है ना रे इट इज द परपेंडिकुलर फोर्स आखिर है तो फोर्स दुनिया का कोई फोर्स रहे ग्रेविटेशनल फोर्स रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहे मैग्नेटिक फोर्स रहे मस्कुलर फोर्स रहे फ्रिक्शन फोर्स रहे हर फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होगा हर फोर्स का ऐसा यूनिट तो ये भी तो एक प्रकार का परपेंडिकुलर फोर्स है तो इसका ऐसा यूनिट न्यूटन ना होगा क्या तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा न्यूटन होगा रोनित सॉरी अच्छा कोई दिक्कत नहीं अतुल थ्रस्ट वेक्टर होगा या स्केलर रोनित कैसे जवाब दो सिंपल सी बात है जी थ्रस्ट फोर्स है और हम पहले पढ़ चुके हैं फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है क्यों क्वांटिटी है वेक्टर क्योंकि उसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होता है किस डायरेक्शन में बल लग रहा है और कितना कस के लग रहा है जोर से लग रहा है मतलब उसमें दोनों इंक्लूड है इसलिए क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी यहाँ नीचे करके क्या लिखोगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इट इज वेक्टर क्वांटिटी क्लियर है चलो जी उतारो इतना ठीक है आ रहे हैं कहा टेंशन है देखो जी थ्रस्ट हो गया ना अब क्या है प्रेशर क्या है प्रेशर क्या है हिंदी बोल दाब क्या हो जाएगा दाब अब ये क्या है इसको पहले ध्यान समझ लेते हैं देखो ये तुम्हारा एक कोई वस्तु है ना कुछ तो एरिया होगा ना अब इस पर एक फोर्स लग रहा है मान लो क्या लग रहा है फोर्स मेरा हथेली है हथेली का कुछ तो एरिया होगा अब इस हथेली पे एक फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है एक फोर्स लग रहा है तो जो फोर्स लग रहा है कितना एरिया पर लग रहा है जितना भी एरिया पे लग रहा हो तो फोर्स को ऊपर रख देना है एरिया को नीचे रख देना है तुम्हारा प्रेशर निकल जाएगा मतलब
फोर्स, व्हाट इज फोर्स? फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज नोन एज फोर्स। एक इकाई क्षेत्रफल पर, एक इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज नोन एज क्या? इज नोन एज क्या? अरे सॉरी, इज नोन एज प्रेशर, इज नोन एज प्रेशर। हिंदी बोले तो अरे एक को बोलते हैं प्रति, एक को बोलते हैं प्रति। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? डेट इज, यदि प्रेशर निकालने की बात हो तो कैसे निकालेंगे? कितना फोर्स लग रहा है और कितना एरिया पर लग रहा है, यही ना? कितना फोर्स लग रहा है और फोर्स जो लग रहा है कितना एरिया पे लग रहा है, उस एरिया को नीचे रख देना है। ये तुम्हारा यहाँ से इसका क्या निकल जाएगा? फॉर्मूला। तो प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया, प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया। प्रेशर, एरिया को यही लिखो काफी है। प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया। ठीक है, हम बात यहाँ करेंगे एसआई यूनिट की। किसकी बात करेंगे? एसआई यूनिट की। बताओ तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होगा? प्रेशर का एसआई यूनिट, अच्छा यहाँ हम आते हैं। देखो जी यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे हम बता रहे हैं। हम अब बात करते हैं एसआई यूनिट का। किसका? एसआई यूनिट ऑफ किसका? प्रेशर का। किसका? प्रेशर। चूंकि प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया है ना, हाँ, तो देखो फोर्स का क्या होता है? फोर्स का एसआई यूनिट निकाले तो न्यूटन होता है, और एरिया का निकाले तो ओनली मीटर स्क्वायर होता है। हाँ, पर मीटर एरिया कहाँ लिखे? अरे पर मीटर, पर यूनिट एरिया लिखे हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा क्या? ऐसा यूनिट। अब देखो चूंकि प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल भी होता है। क्या होता है? अरे कुछ नहीं है, पास्कल ने प्रेशर को डिफाइन किया था, बस उनके रेस्पेक्ट में हम इसका ऐसा यूनिट क्या मान लेते हैं? पास्कल। ठीक है, लेकिन यदि देखा जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? इसके बारे में और जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक, धन्यवाद।